मेरे चाचा जी मेरी चाची को हर रात गांव से बाहर बनी एक हवेली में लेकर जाते थे और सुबह ही वापस घर आते थे। सुबह जब मेरी चाची जी घर आती तो उनकी हालत बहुत ही खराब होती थी। उनका चेहरा भी मुरझाया हुआ होता था। आखिर उस हवेली में मेरी चाची के साथ ऐसा क्या होता था जिस वजह से उनकी हालत सुबह कमजोर होती थी? इसी राज को जानने के लिए एक दिन मैं छुपकर उनके पीछे उस हवेली में चला गया। उसके बाद जो मैंने देखा, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरी चाची जी तो मेरा नाम अजय है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान था। पूरे घर में मैं अकेला ही एक बच्चा था, इसलिए सबका प्यार मेरे लिए ही था। मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती तो सब घर वाले मेरी जरूरत को पूरा कर देते थे। बचपन से लेकर आज तक मुझे किसी भी चीज के लिए निराश नहीं किया गया। घर में जो कुछ भी आता था सबसे पहले मुझे ही दिया जाता था। मुझे आज तक किसी भी तरह का कोई दुख महसूस नहीं हुआ। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची और मैं, हम 5 लोग ही रहते थे। मेरे पिताजी एक व्यापारी थे और मेरे चाचा जी भी एक व्यापारी थे। हम लोगों के पुश्तैनी दुकानें और काफी जमीन जायदाद थे। मेरे चाचा जी और पिताजी बड़ी बड़ी दुकानों को संभालते थे और मैं पढ़ाई करता था। मेरी चाची जी और माँ घर का काम संभालती थीं। हम लोग 5 लोग ही पूरे घर में रहते थे और हम लोगों के बीच कभी भी झगड़ा नहीं होता था। हम लोगों का प्यार तो ऐसे था जैसे आज तक कभी झगड़ा हुआ ही ना। दरअसल मेरे चाचा चाची के कोई संतान नहीं थी। जब मैं 10 साल का था तब मेरे चाचा जी की शादी हुई थी, क्योंकि मेरे चाचा जी मेरे पिताजी से काफी छोटे थे। अक्सर मुझे मेरे पिताजी बताते थे कि वह दोनों भाई जब बिल्कुल छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद उन लोगों की बुआ ने उनका पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब वह इस काबिल बन गए कि सब कुछ संभालने लग जाए तो मेरी उनकी बुआ जी ने मेरे पिताजी की शादी कर दी और माँ ने घर पर आकर सारा कुछ संभाल लिया था। पिताजी बाहर का काम संभालते थे और माँ घर का। इस तरह उन्होंने अपने पूरे खानदान को अच्छे से संभाल लिया और व्यापार को भी आगे बढ़ा लिया। जब मेरे पिताजी की शादी हुई थी तो मेरे चाचा जी बिल्कुल छोटे थे। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरे चाचा जी को पढ़ाया लिखाया और नौकरी की तैयारी करवाई। लेकिन मेरे चाचा जी की पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि न होने के कारण वह नौकरी नहीं लग पाए। काफी प्रयत्न के बाद मेरे पिताजी ने मेरे चाचा जी से कहा कि अगर तुझे पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि नहीं है तो तू मुझे स्पष्ट बता दे। तभी मेरे चाचा जी ने कहा, मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं है, मैं तो आपकी तरह व्यापार करना चाहता हूं। तभी मेरे पिताजी ने सोचा कि बेवजह पैसा खराब करने से तो क्या फायदा है। अगर इसे रुचि ही नहीं है तो इसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसलिए मेरे पिताजी ने मेरे चाचा जी को बिजनेस का सारा काम सिखा दिया। वह उन्हें दुकान पर ले जाने लगे और सारा कारोबार बताने लगे। धीरे धीरे मेरे चाचा जी दुकानों का पूरा ज्ञान लेने लगे और वह व्यापार करने के काबिल हो गए। उसके बाद मेरे पिताजी ने आधा कारोबार उनको सौंप दिया और कहा कि तुम इसे संभालो। उसके बाद मेरे चाचा जी और पिताजी मिलकर हमारे कारोबार को खूब आगे तक ले गए। आज हम लोगों के पास धन की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। बड़े बड़े व्यापार चलते थे, जमीन भी काफी थी और हमारे गाड़ियां भी थीं और एक हवेली भी थी और पूरे घर का मैं इकलौता संतान था। तो आगे चलकर मुझे यही सब संभालना था। मेरे चाचा जी की शादी के बाद उन लोगों ने काफी कोशिश की, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। बड़े से बड़े शहर में उनका चेकअप करवाया गया। सब जगह उन्हें जांच के लिए भेजा गया, लेकिन हर जगह से निराशा ही मिली। तभी हार कर मेरी माँ ने कहा कि अब जो भगवान ने लिखा है वही होने वाला है। इसे टालने वाला तो कोई है ही नहीं। आप लोगों से जितना हो सकता था आप लोगों ने प्रयास किया, लेकिन अब अगर भगवान आप लोगों को संतान का सुख नहीं देना चाहता तो फिर इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? जो किस्मत में लिखा होता है वही होना होता है। इसके आगे हमारा बिल्कुल भी जोर नहीं चलता। तभी मेरे चाचा चाची ने भी इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। एक रोज जब हम बैठे थे तो मेरे पिताजी ने मेरे चाचा जी से कहा कि तू निराश मत हो अजय,
तुम्हारी ही तो संतान है। और वैसे ये बात सही भी थी, क्योंकि जितना मेरे चाचा चाची मेरा करते थे, उतना तो शायद मेरे मम्मी पापा ने भी नहीं किया होगा। किसी चीज के लिए मुझे मम्मी पापा मना कर देते थे, तो मैं झट से चाचा या चाची को बोल देता था। वह मुझे उस चीज के मंजूरी दिलवा देते थे। आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं था कि जब चाचा चाची ने मुझे डांटा हो। वह अपनी संतान से बढ़कर मुझे मानते थे। तभी पिताजी कहने लगे कि यह अजय तुम्हारी ही तो संतान है। तुम जब चाहे इसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो। हमारे साथ साथ ये तुम्हारा भी सहयोग करेगा और हमेशा तुम्हारा साथ देगा। भले यह एक है, लेकिन इसके 4 माँ बाप हैं। तभी मेरे चाचा जी को मेरे पापा की बात सुनकर काफी संतुष्टि हुई। वह कहने लगे कि हाँ, हम अजय को ऐसे ही संस्कार देंगे कि वह कभी भी कोई गलत काम ना करे। तभी मैंने चाचा जी से कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं आप लोगों का हमेशा नाम रोशन ही करूंगा, और जिस तरह मैं अपने मम्मी पापा को रखूंगा, उसी तरह आपको भी रखूंगा। कभी भी आप लोगों के अंदर भेदभाव नहीं करूंगा। ये सब सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई, लेकिन मैं जानता था कि उनके अंदर दुख तो छुपा है, क्योंकि संतान न होने की दिक्कत और दुख क्या होता है, ये तो उनसे बेहतर कौन जान सकता था। अपनी औलाद तो अपनी ही होती है, चाहे दूसरे की औलाद कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अपनी औलाद की कमी हमेशा महसूस होती रहती है। लेकिन खैर, अब मेरे चाचा चाची का किस्मत के आगे कोई जोर नहीं चल रहा था, इसलिए उन्हें जो भी हालात थे उसे स्वीकार करना पड़ा। इस तरह हमारा जीवन यापन हंसी खुशी हो रहा था। हम लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। अब मेरी स्कूलिंग भी पूरी हो चुकी थी। मैंने पिताजी से कहा कि मेरा स्कूल पास हो गया, अब मुझे कॉलेज में दाखिला लेना है। तभी चाचा जी ने कहा कि हमारे गांव में तो कोई कॉलेज है नहीं, और न ही हमारे गांव के आसपास कोई कॉलेज है। हाँ, कॉलेज तो कई है, लेकिन कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं है। हर कॉलेज में कोई न कोई आए दिन घटना होती रहती है, और लड़के नशेड़ी भी हैं। इसलिए इसे यहाँ कॉलेज के अंदर दाखिला नहीं लेने देंगे। क्या पता लोगों की संगत में आकर यह भी कोई गलत काम करने लग गया तो हम क्या करेंगे। इतने बड़े परिवार में ये एक ही तो संतान है, यही भी अगर खराब हो गई या बिगड़ गई तो हम लोगों का तो बना बनाया सारा काम ही चौपट हो जाएगा। हम इसी के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अजय हमारे कारोबार को और आगे लेकर जाए। इसलिए हमें इसे अच्छी शिक्षा तो दिलवानी ही होगी। इसलिए क्यों ना इसे कोई बड़े शहर में भेज दिया जाए। तभी पिताजी ने कहा कि हाँ, अभी तो हम दोनों काम करने के लायक हैं, अभी तो हम बुढ़ापे में भी नहीं गए हैं, इसलिए हम इसे मुंबई भेज देते हैं, जहां से अपनी कॉलेज पूरी करके अच्छे से नौकरी की तैयारी कर लेगा। तभी मेरे चाचा जी ने कहा कि ठीक है, मैं इसे छोड़ने के लिए चला जाऊंगा। इससे पहले मैं सारा बंदोबस्त कर लेता हूं। मेरा एक दोस्त है जो मुंबई में रहता, मैं उससे सारा पता कर लेता हूं। तभी पिताजी ने कहा कि हाँ, तो कोई अच्छे हॉस्टल का भी इंतजाम कर लेना, और कोई अच्छे कॉलेज का इंतजाम कर लेना, जहां अच्छी शिक्षा हो और कोई भी आवारागर्दी और नशेपन का माहौल ना हो। तभी मेरे चाचा जी ने कहा कि भैया, आप फिक्र मत करो, मैं रमेश के लिए अच्छा ही करूंगा। ऐसे ही 2-3 दिन निकले। तभी मेरे चाचा जी कहने की लगे कि मुंबई के एक बहुत बड़े कॉलेज में तेरा दाखिला करवा देंगे, इसलिए तू अपनी पैकिंग शुरू कर दे और वहां पर चल। अब मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि घर वालों से दूर रहना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब अगर पढ़ाई करनी थी तो दूर तो जाना ही था। अब घर के जैसा माहौल वहां पर कैसे मिल सकता था। घर पर तो मुझे बैठे बिठाए सब कुछ मिलता था। आज तक मुझे अपने आप लेकर कुछ भी नहीं करना पड़ा। लेकिन वहां हॉस्टल में तो मुझे खाना अपने आप डालकर खाना पड़ेगा, और वैसे भी यहां पर तो इतने लोगों के बीच में मैं रह रहा था। वहां पर अकेले रहना मुझे मुश्किल लग रहा था। लेकिन माँ, पिताजी और चाचा चाची के समझाने के बाद मुझे काफी हौसला मिला, और मैंने सोचा कि अब मुझे पढ़ाई करनी है तो जाना तो पड़ेगा। इसीलिए मैं चाचा जी के साथ मुंबई के लिए निकल गया। वहां पर चाचा जी ने मेरा अच्छे से कॉलेज में दाखिला करवा दिया, और मुझे वहां पर सेटल करके वह वापस गांव में आ गए। अब वहां मुझे शुरू शुरू में तो काफी दिक्कत हुई, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, किसी भी काम में मेरी रुचि नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे
मैं मुंबई के रंग में रंग गया और धीरे धीरे अपनी मेहनत जारी करने लगा। मेरे कॉलेज में काफी ऐसे लड़के दोस्त बने जो आवारागर्दी करते थे और नशेपन से भी घिरे हुए थे, लेकिन मैं उनसे दूर ही रहता, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे परिवार के अंदर में इकलौती संतान हूं। आगे चलकर पूरा कारोबार मेरे मम्मी पापा चाचा चाची को मुझे ही तो संभालना है। इसलिए अगर मैं आवारागर्दी में गिर गया तो हमारे पूरे खानदान का नाक कट जाएगा। मेरे पिताजी और चाचा जी ने कितनी इज्जत बना रखी है, पूरे गांव में मैं उसे मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता था। इसलिए मैं बस अपनी पढ़ाई तक ही सीमित रहता, दिन रात मेहनत करता और बाकी किसी भी काम में कोई रुचि नहीं रखता था। अब मुझे वहां पर गए काफी टाइम हो चुका था। तभी एक रोज माँ ने फोन किया कि तुझे तो गए हुए काफी टाइम हो गया, तुझसे मिलने का काफी मन कर रहा है, क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए आ जा। तभी मैंने माँ से कहा कि माँ, मुझे छुट्टी नहीं है, आप 1 महीना और इंतजार कर लो। उसके बाद मुझे 15 दिनों की छुट्टी होंगी। उन छुट्टियों में मैं आ जाऊंगा ताकि मैं आराम से भी रह लूंगा और मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तभी मैंने कहा कि ठीक है, और पिताजी ने भी कहा कि ठीक है। 1 महीने में क्या बिगड़ जाएगा, जब तेरी छुट्टियां शुरू हो जाएं तभी आ जाना। क्या ऐसे ही दिन निकलते गए। अब 1 महीना कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। अब तो मेरी छुट्टियां शुरू हो गईं। मैंने जल्दी से अपनी पैकिंग की और गांव के लिए निकल गया। जैसे ही मैंने स्टेशन पर जाकर पता किया तो ट्रेन 2 दिन बाद की थी। किसी दिक्कत की वजह से ट्रेन नहीं जा रही थी। तभी मैंने चाचा जी को फोन किया और कहा कि ट्रेन तो 2 दिन नहीं चलने वाली और मुझे तो गांव आना है। अब 2 दिन यहां मैं और नहीं रुक सकता। ऐसे ही तो मुझे 15 दिनों की छुट्टियां मिली हैं। उसी में भी 2 दिन ऐसे ही निकाल देंगे तो पूरी छुट्टियों का मैं आनंद नहीं ले पाऊंगा। तभी चाचा जी ने कहा कि तू फिक्र मत कर, मैं अभी निकलता हूं और तुझे लेने के लिए आ जाता हूं। तभी चाचा जी ने पापा से बात की और चाचा जी ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर मुझे लेने के लिए निकल गए। ऐसे ही कुछ घंटों बाद चाचा जी मुंबई आ पहुंचे और मुझे वहां से लेकर वापस गांव के लिए निकल गए। हम लोग गांव पहुंच गए। गांव जाकर मैंने देखा तो काफी कुछ बदला हुआ था, क्योंकि मैं पूरे 8 महीनों के बाद गांव जा रहा था और काफी कुछ बदला बदला लग रहा था। मैंने चाचा जी से कहा कि इतना गांव बदल कैसे गया। तभी चाचा जी ने कहा कि सब लोग अपनी अपनी बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत नक्शा बिगड़ गया होगा। बाकी तू कितने समय बाद आया तो तुझे बदला बदला तो लगेगा ही ना। ऐसे ही मैं घर गया। माँ पिताजी सब लोगों से मुलाकात की और सब लोगों के साथ खाना पीना किया। अब मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था, इसलिए सभी लोग मेरे पास आ गए और पूरे मुंबई का रंग ढंग पूछने लग गए। कुछ देर बातें करने के बाद पिताजी ने कहा कि अभी काफी रात हो गई है, तुम आराम कर लो और हम लोग भी आराम करने के लिए चले जाते हैं। पिताजी और माँ अपने कमरे में चले गए और चाचा चाची अपने कमरे में चले गए। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। काफी देर तो मैं करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद न आने की वजह से मुझे अपने बिस्तर से उठना ही पड़ा। मैंने सोचा कि बाहर गार्डन में थोड़ी देर घूम लेता हूं, थोड़ी शांति मिलेगी, बाहर की हवा खा लूंगा तो शायद नींद आ जाए। इसलिए जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि चाचा चाची अपने कमरे से बाहर आ रहे हैं। मैं छुपकर देखने लगा कि इतनी रात को यह लोग कर क्या रहे हैं। जब मैंने छुपकर देखा तो मैंने देखा कि चाचा जी चाची को लेकर कहीं घर से बाहर जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने वाला था, लेकिन फिर मैं चुप हो गया। मैंने सोचा कि शायद बाहर गार्डन में हवा खाने जा रहे होंगे, लेकिन वह तो गार्डन में नहीं, वह तो कहीं और जा रहे थे। चाचा जी और चाची धीरे से घर से बाहर निकले और पूरे गांव से बाहर एक हवेली बनी हुई थी जो बिल्कुल सुनसान थी। सब लोगों का कहना था कि उस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन मैं तो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन आज चाचा चाची उस हवेली के अंदर क्यों जा रहे थे? मैं धीरे धीरे उनका पीछा करता गया। वह लोग उस हवेली में चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अब मैं वापस घर आ गया। मेरे दिमाग में सिर्फ यही बातें दौड़ रही थीं कि इतनी रात को वह दोनों उस हवेली में क्या करने गए थे। उस हवेली में जाना तो दूर, हवेली के आसपास भी कोई नहीं भटकता। सबको भूत प्रेतों से डर लगता था,
लेकिन चाचा चाची वहां पर क्यों गए? अब मैंने किसी भी घर वालों को यह पूछना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अगर मैं पूछ लेता तो पापा मुझे डांटते कि तू इतनी रात को इन लोगों का पीछा करता है। इसलिए मैं अंदर ही अंदर इस राज को छुपाए रखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बारे में कैसा पता करूं। अब तो मेरे घबराहट सी हो रही थी कि पता नहीं क्या बात है। चाचा चाची उस हवेली में आखिर क्यों गए होंगे? खैर, मैंने सोचा कि ऐसे ही चले गए होंगे। उस बात को मैंने इग्नोर किया। दूसरे दिन फिर मैं जब कमरे के अंदर बैठा था तो मुझे चाचा चाची के कमरे से धीरे से निकलने की आवाज आई। मैं झट से खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि चाचा चाची फिर से घर से बाहर जा रहे हैं। मैंने फिर से उनका पीछा किया तो वो हवेली में चले गए और अंदर से कुंडी लगा ली। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और जब सुबह चाची जी और चाचा जी उस हवेली से घर पर आते थे तो चाची जी का हुलिया बिल्कुल बिगड़ा हुआ होता था। उनके चेहरे से पसीना टपक रहा होता था और उनका चेहरा भी बिल्कुल मुरझाया हुआ होता था। वह लंगड़ा कर चल रही होती थी, बिल्कुल कमजोर से लग रही थी। आखिर उस हवेली के अंदर चाचा चाची रात को जाकर करते क्या है और सुबह चाची जी की ऐसी हालत क्यों होती है? अब तो सवालों ने मेरे मन के अंदर काफी घेरा कर लिया था। मुझे इन सब के जवाब लेने थे, लेकिन आखिर में इन सब के बारे में कैसे पता कर सकता था? फिर एक रोज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन लोगों का पीछा करते करते ही उस हवेली के अंदर चला जाऊं, ताकि मुझे सारा माजरा समझ में आ जाए। दूसरे दिन में रात होने का इंतजार करने लगा और अपने कमरे में बैठ गया। जैसे ही चाचा चाची उस हवेली में जाने के लिए घर से बाहर निकले, मैं पीछे के दरवाजे से निकला और जल्दी से उनसे पहले हवेली पहुंच गया और जाकर बैठ गया। उसे हवेली में बने कोने में जाकर बैठकर मैं उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद चाचा चाची उस हवेली में आए और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। उसके बाद जो मैंने देखा, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैंने देखा कि उस हवेली में एक आदमी बैठा है जो चाचा चाची का इंतजार कर रहा होता है। जब चाचा चाची उस कमरे के अंदर आए तो चाचा जी ने चाची जी को उस आदमी के हवाले कर दिया और कहा कि इसे ले जाइए कमरे के अंदर। वे आदमी चाची जी को लेकर एक कमरे के अंदर चला गया और अंदर से कुंडी लगा ली। चाचा जी वहीं बैठकर चाची और उस आदमी का इंतजार करने लगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं झट से उस कोने से बाहर निकल गया। मुझे अचानक वहां पर देखकर चाचा जी घबरा गए और चिल्लाने लगे कि तुम इतनी रात को यहां पर क्या कर रहे हो? तभी मैंने चाचा जी से कहा कि ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। आप बताइए, किस हवेली में आप दोनों या कर क्या रहे हैं और चाची जी को उस आदमी के पास क्यों भेजा है? हम दोनों की आवाज सुनकर चाची जी और वह आदमी भी कमरे से बाहर आ गए। मैंने देखा कि चाची जी के बदन पर कोई कपड़ा लपेटा हुआ है। उनकी साड़ी उतरी हुई थी। चाची जी फिर से कमरे के अंदर गई और साड़ी पहनकर बाहर आ गई। अब तो मुझे समझ में आ गया था कि जरूर कुछ दाल में काला है। तभी मैंने कहा कि सच सच बताइए, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लूंगा। तभी चाचा जी ने कुछ भी नहीं बताया। मैंने झट से फोन निकाला और पापा को फोन लगाया। माँ पापा और कुछ गांव के लोग जल्दी से उस हवेली पर पहुंच गए। सब लोगों को वहां पर देखकर चाचा जी घबरा गए। चाचा जी मेरे पिताजी के पैरों में गिर गए और कहने लगे कि मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं एक किन्नर हूं। बचपन में आप लोगों को तो इस बात का पता नहीं चला। बुआ जी को पता था और उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया। जब मैं जवान हुआ तो मुझे पता चला कि मैं किन्नर हूं और मेरे कोई संतान नहीं हो सकती। सब लोगों को यही लगता था कि अजय की चाची के अंदर ही कोई कमी है और मैंने कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि मैं किन्नर हूं। इसलिए इस आदमी के साथ मैंने डील की। इस आदमी ने कहा कि मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं तुम्हारी पत्नी को गर्भवती कर दूंगा और उसके बाद जब इसके बच्चा होगा तुम उसको अपना नाम दे देना। इसे किसी को भी शक नहीं होगा कि तुम किन्नर हो, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कल को अगर तुम्हारी चाची जी का इलाज करवा लिया और सबको पता चल गया कि इसमें कोई कमी नहीं है,
कमी मुझ में है तो सब लोग मेरे ऊपर ठू ठू करेंगे। इसलिए मैंने इस आदमी की बात मान ली और हर रोज तुम्हारी चाची को मैं यहां पर लाने लगा और इस आदमी के हवाले कर देता। यह आदमी पूरी रात तुम्हारी चाची के साथ संबंध बनाता था कि यह गर्भवती हो जाए और सुबह होते ही मैं इसे अपने घर ले जाता। जैसे ही यह गर्भवती हो जाती, उसके बाद से मैं हवेली आना बंद कर देता। जब तक यह गर्भवती नहीं होती, तब तक मैं इसे हवेली लेकर आता था। ये सुनकर तो हम सब के पैरों तले से जमीन खिसक गई। भला एक आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा रहे थे। अब पिताजी ने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा भाई हमारे साथ ऐसा करेगा या इतनी घिनौनी हरकत करेगा। पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। मेरे पिताजी ने मेरे चाचा जी के एक तमाचा दे मारा और कहा कि चले जाओ, हमारी नजरों से दूर तुम्हारे लिए हमारे दिल और घर में कोई जगह नहीं है। हम लोग चाची जी को लेकर घर पर आ गए। माँ ने चाची जी को पानी पिलाया और आराम से बैठा दिया। तभी पिताजी कहने लगे कि बेटी तुम फिक्र मत करो, तुम हमारे बेटी जैसी ही हो। हम लोगों से गलती हो गई। हम लोगों ने पहले इस पर गौर नहीं कि अगर अजय गौर न करता तो न जाने तुम्हारे साथ क्या क्या होता रहता और तुम्हारा पति अपनी कमजोरी छुपाने के लिए तुझसे ये सब करवाता रहता। लेकिन खैर, हम लोग तुम्हारे लिए कोई अच्छा वर तलाश करेंगे और तुम्हारी शादी करवा देंगे ताकि तुम अपने गृहस्थी जीवन में सुखी बसो। ये सब सुनकर मुझे संतुष्टि हुई कि आज मैंने चाची जी को न्याय दिला दिया। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल